हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ अपना जल दो तरफ गिराती हैं, एक अरब सागर और एक इधर बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को। यहाँ पर है अरावली रेंज और यहाँ से निकली है लूनी, यहाँ से निकली है लूनी और ये क्षेत्र है अरावली पुष्कर वैली। यहाँ से निकलती है और ये है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ का रण एक दलदलीय क्षेत्र है। लूनी एक मात्र भारत की ऐसी नदी है जो ना अरब सागर में अपना जल गिराती है ना बंगाल की खाड़ी में, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो ना अरब सागर में अपना जल गिराती है ना बंगाल की खाड़ी में? वो है एकमात्र लूनी, जो कि गुजरात के ये क्षेत्र है कच्छ का रण, इसमें विलुप्त हो जाती है। यहीं से निकली है अरावली से, ये क्षेत्र है उदयपुर मेवाड़ का। यहाँ से निकलती है साबरमती। यहाँ पर ये अरावली रेंज का ही हिस्सा है, इसके पास है मेवाड़ उदयपुर, यहाँ से निकलेगी साबरमती। और ये निकलेगी, यहाँ पर एक झील है जयसमुद्रम झील, यहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी, ये क्षेत्र खंबात की खाड़ी बोला जाता है, यहाँ पर जाकर अपना जल गिराती है। ये है साबरमती। और ये है लूनी। लूनी में यहाँ पर इसके पास एक झील है सांवर झील, यहीं पर पास में ये सांवर झील, और ये नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है सांवर झील, लूनी के पास में ही है। ये दोनों नदियां हो गई अरावली से निकलने वाली। अरावली से केवल दो ही नदियां निकलती हैं, एक लूनी एक साबरमती। लूनी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और इसके पास है सांवर झील, जो कि नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये है साबरमती, ये निकलती है जयसमुद्रम झील से। साबरमती नदी पर यहीं पर पास में है गांधीनगर, अहमदाबाद नगर और साबरमती आश्रम, इसी पर स्थित हैं। अब अगली नदी है, यहाँ से ये है विंध्यन की पहाड़ियाँ, और मध्य प्रदेश की जो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक ज़िला पड़ता है थार जिला, यहाँ से निकलेगी माही। इसकी अपनी एक विशेषता है कि ये यहाँ से निकलने वाली कर्क रेखा को दो बार काटती है। पहले ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, फिर राजस्थान से मुड़कर दोबारा ये खंबात की खाड़ी की तरफ मुड़ जाती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पहले ये विंध्यन से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे मुड़कर दोबारा वापस आती है। इस तरीके से ये कर्क रेखा को, यहाँ से निकलने वाली कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही है, तो विषुवत रेखा को और मकर रेखा को काटने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं? ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा। अब अगली नदी है नर्मदा। नर्मदा बहती है यहाँ विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य में। यहाँ पर एक पहाड़ी है मैकाल। विंध्यन यहाँ पर है सतपुड़ा और यहाँ पर है ये मैकाल। मैकाल पर अमरकंटक की चोटी से निकलती है और ये अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा। अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत में, इसमें प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है।
और केवल पूरे प्रायद्वीपीय की बात की जाए, केवल इसकी, अभी अरब सागर में जल गिराने वाली यानी प्रायद्वीपीय भारत में, वो भी इधर अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करते हैं केवल और केवल प्रायद्वीपीय भाग की, तो इसमें सबसे लंबी नदी हो जाती है गोदावरी और उसके बाद हो जाती है कृष्णा। तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नर्मदा। केवल हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तब पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी नर्मदा। नर्मदा केवल और केवल इधर पश्चिमी घाट की बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली, तो ये पहली लंबी नदी है। नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली, इधर की नदियों में केवल और केवल कंपैरिजन किया जाए कि अरब सागर में जो जल गिराती हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है नर्मदा। अगर पूरे प्रायद्वीप की बात करी जाती है, इधर भी और इधर भी दोनों को ले लिया जाता है, तो इधर की दो नदियाँ इससे लंबी हैं, गोदावरी और यहाँ कृष्णा। वो अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्यन है, ये सतपुड़ा है। अब यहाँ बहती है ताप्ती, यहाँ पर है हरिश्चंद्र माला पठा, तो इन दोनों की भ्रंश घाटी में बहती है ताप्ती। निकली है यहाँ से सतपुड़ा के बैतूर का पठार है यहाँ पर, यहाँ से निकली है और यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये किस किस के बीच में बहती है, ये बहती है सतपुड़ा और हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के बीच में। इन पहाड़ियों के नाम आप लिख लीजिए। ये है विंध्यन की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये है हरिश्चंद्र माला की पहाड़ियाँ। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा और सतपुड़ा और हरिश्चंद्र माला के बीच में बहती है ताप्ती। अब बात करेंगे यहाँ छोटा सा एक राज्य है गोवा, उसमें कुछ मुख्य नदियाँ हैं, वह हम देखेंगे। ये क्षेत्र पड़ जाता है पूरा गोवा का और गोवा में कुछ मुख्य नदियाँ हैं, इन्हें ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। इनके केवल नाम लिख लीजिएगा। यहाँ बहती है चपोर, ये मांडवी, ज्वारी और रोचल। अब ये क्षेत्र पड़ जाता है कर्नाटक का और कर्नाटक में एक मुख्य नदी है सारावती। सारावती नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी पर जोगप्रपात झरना स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है ये। अब ये क्षेत्र आता है आगे केरल का। केरल की मुख्य नदियों को देखेंगे। केरल की कुछ मुख्य नदियां हैं, यहाँ है भरतपुजा, पेरियार और पाम्बा। भरतपुजा जो है ये अन्नामलाई तमिलनाडु से निकलती है और यहाँ से होती हुई ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। केरल की ये तीन मुख्य नदियां हैं, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा। भरतपुजा जो है केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन दायिनी भी कहा जाता है क्योंकि ये कम प्रदूषित है और इडुक्की बांध भी पेरियार नदी पर ही है। पेम्बा केरल में वेम्बनाड झील से मिलती है। अब हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में जल गिराती हैं वह नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ओवरऑल एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। अरावली से दो नदियां निकली हैं केवल, लूनी और साबरमती। लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है जो कि अपना जल ना अरब सागर में गिराती है ना बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है साबरमती जो कि अरावली के मेवाड़ उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी ये क्षेत्र है और ये अरब सागर का ही भाग है। माही प्रदेश या विंध्यन की पहाड़ियों से निकलती है और कर्क रेखा को दो बार काटकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ताप्ती ये सतपुड़ा और हरिश्चंद्र माला पहाड़ियों के बीच बहती है, यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। गोवा में कुल 4 मुख्य नदियां हैं, चपोर, मांडवी, ज्वारी और रोचल।
चपोर, मांडवी, ज्वारी और रोचल। कर्नाटक की मुख्य नदी है सारावती। और केरल में 3 मुख्य नदियां हैं, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा। इस तरीके से अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हमारी कंप्लीट होती हैं। हम देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को। भूगोल के अंतर्गत हमने देखा है कि चाहे नदियां हों, पर्वत हों, पठार हों, कोई भी चीज़ हो, हम उसको रटने का प्रयास करते हैं और रटने से कभी भी हम ज्ञान को स्थायी नहीं बना सकते हैं। भूगोल में अगर हम किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैप का प्रयोग करना चाहिए और हर चीज़ को मैप के माध्यम से ही समझना चाहिए। थोड़ा सा समय अधिक ज़रूर लगेगा, परंतु आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे जिसे आप खुद ड्रॉ करके बनाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो आप खुद इनके नोट्स तैयार करिए और भारत के मैप पर इनको दर्शा कर देखिए कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो आइए अब हम समझते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को और एक एक स्थिति हम राज्य के अनुसार बनाकर देखेंगे कि इनका उद्गम किस राज्य से हुआ है और कहाँ पर जाकर ये अपना मुहाना बनाती हैं। सबसे पहले देखते हैं ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को। स्वर्ण रेखा यहाँ पर सबसे पहले हम नदियों को समझते जाएंगे। उनके उद्गम स्थान इधर लिख दिए गए हैं तो दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। स्वर्ण रेखा यहाँ पर ये निकलती है झारखंड के रांची के पठार से। झारखंड से 2 नदियाँ निकलेंगी, एक निकलेगी स्वर्ण रेखा और दूसरी निकलेगी यहाँ ब्राह्मणी। स्वर्ण रेखा निकलेगी झारखंड के रांची के पठार से और ब्राह्मणी यहाँ से ब्राह्मणी निकलेगी, ये भी निकलेगी झारखंड से। नेक्स्ट है हमारी बैतरणी जो कि उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा में एक पठार है क्योंझर पठार, वहाँ से निकलती है और यहीं पर उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट यहाँ हम बता चुके थे विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे सतपुड़ा की हैं और यहाँ है मैकाल की। ये छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई हैं। वैसे तो हर पहाड़ी कई राज्यों में फैली हुई है और यहाँ से निकल कर आती है महानदी। वैसे तो मैकाल की पहाड़ियों से कई नदियाँ निकलती हैं। मैकाल ये पहाड़ी है और यहीं पर एक जगह है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है। ऊपर के लिए निकलती है सोन नदी और यहीं से निकलती है नर्मदा जो अरब सागर में अपना जल गिराती है और यहीं से निकलती है महानदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महानदी ये अपने आप में ही एक तंत्र का निर्माण करती है और अनेक सहायक नदियाँ इसमें बाईं ओर तथा दाईं ओर से आकर मिलती हैं, तो इसे हम अलग से समझेंगे। नदी को हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे अध्ययन की दृष्टि से। ये है महानदी और ये महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसका मुख इधर है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, बाईं तरफ दाईं तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों को। यहाँ मिलती है शिवनाथ और यहाँ मिलती है हसदेव, यहाँ मिलती है मंड और यहाँ मिलती है इव। इस तरीके से नीचे से मिलने वाली नदियों को देखेंगे। यहाँ मिलती है जोंक, ये है ओंग तथा तवा और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरीके से इसकी कुछ ये मुख्य सहायक नदियाँ हैं। लेफ्ट से मिलने वाली हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड और इव और राइट से मिलने वाली हैं जोंक, ओंग, तवा और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में यह डेल्टा बनाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट नदी को। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थान है महाराष्ट्र की लोकेशन है ये और यहीं पर महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पश्चिम घाट में यहाँ से निकलती है गोदावरी और ये
बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यह भी अपने आप में एक तंत्र का निर्माण करती है और यह दक्षिण भारत की, दोनों तरफ की नदियों को मिलाया जाए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों को भी हम अलग से समझेंगे। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। वैसे तो ये महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना होती हुई आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है पोड़ा, यह है पोड़ा। दूसरी इसकी सहायक नदी है, वह मिलती है बरदा और पेनगंगा। उसके बाद ये जाकर इसमें मिल जाती है। इसमें कई सहायक नदियाँ एक साथ मिलती हैं। यहाँ पर मिलती है बैनगंगा और यहाँ पर इन तीनों के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। यहाँ मिलती है इंद्रावती और यह है सवरी। नीचे से मुख्य 3 नदियाँ मिलती हैं, प्रवरा और ये है भूला और ये यहाँ पर मंजरा। तीनों के नाम लिख देते हैं। इस तरीके से गोदावरी की सहायक नदियाँ कंप्लीट होती हैं। ऊपर से मुख्य 4 मिलती हैं केवल, पोड़ा, प्राणहिता, इंद्रावती और सवरी। नीचे से मिलती हैं प्रवरा, भूला और मंजरा। बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाकर ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ एक स्थान है राजमुंदरी। राजमुंदरी में जाकर यह डेल्टा का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट नदी है कृष्णा। ये भी महाराष्ट्र से यहीं से निकलती है और ये निकलती है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी अपने आप में एक तंत्र का निर्माण करती है। इसकी भी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जिनको हम अलग से देखेंगे। यह है कृष्णा नदी और इसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियों को हम देखेंगे। ऊपर से 3 मुख्य सहायक नदियां इसकी मिलती हैं। एक मिलती है भीमा, जो कि 3 नदियों के संगम पर ये बनती है। एक यहाँ से आती है नीरा और दूसरी भीमा और ये सीना। 3 के मिलने से ये बनती है यहाँ भीमा। 3 नदियों के मिलने से भीमा का निर्माण होता है, नीरा, भीमा और सीना। नेक्स्ट जो मिलती है मुख्य नदी वो है मूसी और ये है मुन्नेरू। मुख्य 3 ही मिलती हैं, भीमा, मूसी और मुन्नेरू। अब हम देखेंगे नीचे से मिलने वाली, यानी कि ये है लेफ़्ट तो ये है राइट, क्योंकि कृष्णा नदी इधर से महाराष्ट्र से निकलकर इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। इसका मुख्य इधर है तो ये हो जाता है बायां और ये दायां। अब देखेंगे दाईं ओर से मुख्य नदियां कौन कौन सी मिलती हैं। यहाँ मिलती है पंचगंगा, ये है दूधगंगा, यहाँ है खटप्रभा और मालप्रभा। यहाँ पर 2 अलग अलग नदियाँ हैं, तुंग और भद्रा। ये दोनों मिल जाती हैं आपस में तो हो जाता है तुंग भद्रा। नीचे से मुख्य 5 नदियाँ ही मिलती हैं। वैसे तो अनेक नदियाँ हैं इसकी सहायक, परंतु हमने मुख्य मुख्य को देख लिया। ऊपर से 3 भीमा, मूसी और मुन्नेरू, भीमा, मूसी, मुन्नेरू। और दाईं ओर से मिलने वाली हैं पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट नदी को। नेक्स्ट है हमारी पेन्नार। पेन्नार भी यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र से निकलती है। कर्नाटक में है नंदी पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है पलार
ये भी यही कर्नाटक में पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कोलार क्षेत्र से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब नेक्स्ट जो नदी है कावेरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में 2 नदियां हैं जिनको सेम नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं गोदावरी को दक्षिण की गंगा और इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा, क्योंकि ये सभी नदियों में सबसे दक्षिण में पड़ती है और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ कर्नाटक में यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कर्नाटक में इसे पुनी भी कहते हैं तथा यह कावेरी जो नदी है इसकी एक अपनी अलग ही विशेषता है। ये सदा नीरा नदी है, वर्ष पर्यंत बहती है। कावेरी नदी भी अपने आप में एक तंत्र का निर्माण करती है। ये भी कर्नाटक से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी भी कुछ मुख्य सहायक नदियों को हम देखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ काफ़ी हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य ही नदियों को देखेंगे। कावेरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके अधिकतर नाम हमें स्त्रियों के नाम पर देखने को मिलते हैं। जैसे ये है हेमावती, सिमाना, अकरावती। अब देखेंगे हम नीचे से मिलने वाली यानी कि इसके राइट से मिलने वाली। ये हो गया इसका बायां लेफ्ट और ये हो गया दायां राइट। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को देखेंगे। यहाँ मिलती है लक्ष्मण तीर्थ और मेन नदियों को ही देखेंगे। यहाँ मिलती है सुवर्णवती और यहाँ मिलती है अमरावती। ऊपर से मुख्य 3 नदियों को देख लिया, हेमावती, सिमाना, अर्कावती। नीचे से 3 मुख्य हैं, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती और अमरावती। इस तरीके से कावेरी नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियों को हमने देख लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं बैगई। इसका उद्गम स्थान भी तमिलनाडु में वर्षा नद से होता है। बैगई और ताम्रपड़ी ये निकलती हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र से। बैगई और ताम्रपड़ी ये ना अरब सागर में ना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये गिराती है मन्नार की खाड़ी में। दोनों ही तमिलनाडु वाले क्षेत्र से निकलती हैं। बैगई नदी ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो अब ये दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कंप्लीट होती हैं। देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत की नदी परियोजना समझने से पहले हम ये समझेंगे प्रायद्वीपीय क्या होता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो पूरे भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक उत्तरी भारत हो जाता है, एक दक्षिणी भारत। तो कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है उसके नीचे वाला भाग प्रायद्वीपीय भाग हो जाता है। इस क्षेत्र में जितनी भी नदियां बहती हैं वह सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो जाती हैं और उन पर बनी परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की नदी परियोजना कहलाती हैं। तो हम केवल इस क्षेत्र की नदी परियोजनाओं को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर झारखंड में कुछ नदियाँ निकलती हैं, उन पर सेम ही परियोजनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर उनको नहीं लिखा गया है। जैसे झारखंड से निकलती है स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा पर स्वर्ण रेखा परियोजना ही है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद महानदी छत्तीसगढ़ के मैकाल की पहाड़ियाँ हैं, उस पर एक स्थान है अमरकंटक, वहाँ से निकलती है महानदी। और महानदी पर मुख्यतः 3 परियोजना हैं, हीराकुंड परियोजना, टीकरपारा परियोजना और नैराज परियोजना।
हीराकुंड परियोजना जो है भारत की सबसे लंबी परियोजना है। सबसे ऊंची है टेहरी परियोजना, सबसे बड़ी हो जाती है भाखड़ा नागल परियोजना और सबसे लंबी हो जाती है हीराकुंड परियोजना। महानदी के जस्ट नीचे आती है गोदावरी। गोदावरी नदी ये निकलती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से और इस पर मुख्यतः 4 परियोजनाएं हैं। जायकवाड़ी परियोजना, बावली परियोजना, पोचमपाद परियोजना और कालेश्वर परियोजना। गोदावरी की ही सहायक नदी है बैनगंगा। बैनगंगा पर एक परियोजना है भीमगढ़ परियोजना। इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी के बाद महाराष्ट्र से ही एक और नदी निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 3 परियोजनाएं हैं मुख्य, अलमाटी परियोजना, श्रीशीलम परियोजना और नागार्जुन परियोजना। अलमाटी परियोजना काफ़ी प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी के नीचे कावेरी नदी आती है। कावेरी नदी ये कर्नाटक वाले क्षेत्र से निकलती है और इस पर मुख्यतः 4 परियोजनाएं हैं। कृष्णराजा सागर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। ये इन दोनों पर कावेरी नदी पर बहुत ही फेमस परियोजनाएं हैं ये दोनों, शिव समुद्रम परियोजना और मैट्टूर परियोजना। ग्रांड एनिकेट परियोजना ये जो है सबसे पुरानी परियोजनाएं हैं। इसके बाद आती है लूनी नदी। ये लूनी नदी ऊपर उत्तर भारत की छूट गई थी तो इसे यहाँ लिख दिया गया है। ये अरावली से निकलती है और इस पर मुख्य एक ही परियोजना है जवाई परियोजना। लूनी नदी पर जवाई परियोजना। नदी ये विंध्याचल से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ इस भाग से, यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है। इस पर कई परियोजनाएं मुख्य हैं जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओंकेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना और तवा परियोजना और बरागी परियोजना। ये इस पर काफ़ी परियोजनाएं हैं। इस पर ये मुख्य परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, काकरापार परियोजना और उकाई परियोजना। काकरापार परियोजना और उकाई परियोजना। और ऐसी ही महानदी पर थी तीकरपारा, जस्ट इसके अपोजिट में। ये बहती है अरब सागर की तरफ और महानदी जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ऐसे याद रखिए, उसके अपोजिट में थी, उस पर थी तीकरपारा और ये अरब सागर की तरफ अपोजिट में जाती है, इस पर है काकरापार परियोजना। एक दूसरे के अपोजिट में है। पेरियार नदी ये केरल में बहती है, केरल की मुख्य नदी है। इस पर हैं 2 परियोजनाएं। इडुक्की परियोजना ये काफ़ी फेमस परियोजनाएं हैं, मुल्ला पेरियार बांध परियोजना। इडुक्की परियोजना और मुल्ला पेरियार बांध परियोजना। अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। परियोजनाएं हमारी पूरी भारत की कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इन परियोजनाओं से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं। भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूछा जाता है तो हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। सबसे ऊंचा पूछा जाता है बांध या परियोजना तो भारत का ही नहीं, एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। ये भागीरथी नदी पर है और ये भाखड़ा नागल सतलज पर है, सतलज नदी पर। सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है जो कि ये महानदी पर है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो बनी थी वह बनी थी दामोदर नदी पर, दामोदर परियोजना। और सबसे पुराना बांध जो है कल्लानी ग्रैंड एनिकेट, ये है कावेरी नदी पर। कल्लानी ग्रैंड एनिकेट सबसे पुराना बांध है। इस तरीके से संपूर्ण भारत की परियोजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं
और इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।